लैला चुनती नहीं किसी बेरोजगार को, मजनू को अगर इश्क है तो रोजगार प्राप्त कर ले, सरकारी नौकरी प्राप्त कर ले। तो इसी सरकारी नौकरी के लिए हम आपके लिए लेके आए एक बेहतरीन बैच, जिसे हम सामान्य अध्ययन के क्लास लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कल के क्लास में कि क्या इसकी स्ट्रेटजी रहेगी जिससे आप बेहतर परफॉर्म करवाएं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कई बार बच्चों को मैंने देखा है कि उनकी तैयारी बहुत शानदार होती है, बट वो माइनर अशुद्धियों की वजह से परीक्षाओं में बाहर हो जाते हैं। तो उन्हीं छोटी छोटी गलतियों को हम आपकी उजागर करेंगे और ये पूरा प्रयास करेंगे कि इस सत्र में आपको एक बेहतर जॉब मिल जाए जिसके लिए आप योग्यता रखते हैं। तो सामान्य अध्ययन में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, उनमें से हमने एक इतिहास विषय को चुना था जो मैं आपके साथ डील करूंगा। इतिहास में कल मैंने बताया था कि इतिहास होता क्या है, इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, और इतिहास कितने पार्ट में डिवाइड है, एसेंट, मिडेवल और मॉडर्न। इस एसेंट पार्ट में जो पहला चैप्टर था सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में ये हम आज शुरू करने वाले हैं। तो आज का क्लास आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम कंप्लीट सिंधु घाटी की सभ्यता और उससे बनने वाले जो प्रश्न हैं, जो एमसीक्यू हैं, वो कंप्लीट कराएंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक लगातार देखें और एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनें। और अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी प्रश्न आपका नहीं रुकेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, चाहे आप एसआई एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी, रेलवे या अदर प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हो, कोई भी परीक्षा का प्रश्न आपका नहीं रुकेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता। पहला चैप्टर यही है आपका। सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाम से आपको लग रहा होगा कि एक ऐसी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुई होगी, एक ऐसी सभ्यता जिसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। और यकीन मानिए कि 1921 तक हमें यह पता ही नहीं था कि इस तरह की कोई सभ्यता होती थी भारत में। हम वैदिक एज से आरंभ करते थे इतिहास का। भारतीय इतिहास का आरंभ वैदिक सभ्यता से होता था जिसमें वेद लिखे गए थे। लेकिन 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, दो व्यक्ति थे, दयाराम साहनी और एक थे माधव स्वरूप वत्स। इन दो लोगों ने एक शहर की खोज की और जिसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है और रावी नदी के किनारे है। और इस शहर के प्रकाश में आने के बाद एक नई सभ्यता खोजी गई और जिसे प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। लेकिन सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे प्लेस खोजे गए, बहुत सारे पुरातात्विक स्थल खोजे गए जो इसी सभ्यता से संबंधित थे। इसीलिए इसका नाम बाद में सिंधु घाटी की सभ्यता कर दिया गया, सिंधु घाटी की सभ्यता रख दिया गया। तो ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता को ही हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता के प्रकाश में आने के बाद
भारतीय इतिहास को दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में स्थान प्राप्त हुआ। दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में स्थान प्राप्त हुआ और एक ऐसी सभ्यता जो आज तक बच्चों जीवंत है। ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये भारतीय सभ्यता लगातार आगे ग्रो कर रही है, जबकि ईरान, मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेरिया सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई। तो एक ऐसी सभ्यता जो प्रकाश में आई, नाम था हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि पहली खुदाई हड़प्पा में हुई और अधिकांश प्लेस सिंधु घाटी में प्राप्त हुए, तो इसका नामकरण इस बेस पर हुआ। क्या बच्चों ये बात आपकी समझ में आ रही है? क्या मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पा रहा हूं? कमेंट करके अवश्य बताएं बच्चों। क्या ये आपके ज्ञान में वर्धन हो रहा है? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो ये तो हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन। अरे हुआ क्या था बच्चों, 1853 में भारत में रेल नेटवर्क आरंभ हुआ था। आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी इस समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय था। ओके, और इसी के समय में जब रेलवे ट्रैक बनाने के लिए खुदाई प्राप्त हुई तो बहुत सारा जो मटेरियल है वो जमीन के नीचे प्राप्त हुआ, खासकर ईंटें, पकी हुई ईंटें। हालांकि उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया गया और सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने अपना रेलवे का कार्य आगे बढ़ाया। बट ये वो शहर था, ये वो प्लेस था जिससे एक नई सभ्यता का उजागर हुआ हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में। तो ऐसे ही जो कनिंगम है, जॉन मार्शल है, मैके हैं, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी खुदाइयां करवाई और इसका जो ऑफिशियल जो नाम देते हैं वो 1921। और 1921 के बाद 1922 में 1922 में मोहनजोदड़ो की भी खोज हुई। मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में, सिंध नदी के किनारे है। तो इन सभ्यताओं की खोज यहां से आरंभ मानी जाती है। तो सिंधु सभ्यता क्या है, इसकी खोज कब हुई, इसका नामकरण कैसे हुआ, ये बेसिक चीजें आपकी समझ में आई। आगे चलते हैं बेटा, आगे बात करते हैं। तो इस सभ्यता के बारे में हम जान गए कि सिंधु सभ्यता थी क्या, इसकी खोज कैसे हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता का समय या काल क्या है। तो ध्यान रखें, ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। इस इतिहास में आद्य ऐतिहासिक काल ऐसे समय को कहा जाता है जिसमें लिपि का आरंभ हो चुका था। प्राचीन इतिहास को हमने 3 पार्ट में बताया था आपको, एक प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो जिस सभ्यता में सारी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है। इस समय लिपि का ज्ञान नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि का आविष्कार तो हो गया था, लोगों को लिखने की जानकारी थी, बट इस लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ये लिपि क्रिटिग्राफिक, भाव चित्रात्मक थी, जो इंडस वैली की है। इस लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसी काल की सभ्यता है ये। और ये सभ्यता ब्रॉन्ज एज, ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। बेटा कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है, ब्रॉन्ज एज की। जैसे पहले पाषाण एज, फिर ताम्र पाषाण एज, फिर ब्रॉन्ज एज, फिर आयरन एज, लोह युग, ऐसे क्रमिक विकास होता जा रहा है। अच्छा, आपके समय में 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आ गया। दुनिया के तमाम देशों में 7G 8G आ गए हैं। ऐसे ही क्रमबद्ध विकास जो हो रहा था
वो तृतीय कांस्य युग की सभ्यता थी। ओके, तो किस काल की सभ्यता है ये हमने जान लिया, किस काल की सभ्यता है ये हमने जान लिया। आगे चलते हैं। अब इसका समय काल क्या है? इसका जो समय काल है 2500 बीसी से 1500 बीसी तक माना जाता है। बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह को हमने पैरामीटर माना है समय की गणना करने के लिए। तो ईसा मसीह से जो पहली घटनाएं हुई उनको हम बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट या ईसा के पहले की घटनाएं। अब ये अलग बात है कि भारत का इतिहास 5 लाख वर्ष पुराना है और ईसा 0 एडी में पैदा हुए, 4 ईस्वी में पैदा, 0 से 4 ईस्वी के बीच पैदा हुए। तो इतना। और हम बात करें C14, इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग विधि। कई बार आपसे जनरल साइंस में यह प्रश्न आता है कि जीवाश्म या फॉसिल्स की एज ज्ञात करने के लिए किस मेथड का प्रयोग करते हैं, तो आप वहां बताएंगे C14 या कार्बन डेटिंग मेथड, कार्बन डेटिंग विधि। तो कार्बन डेटिंग विधि से हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान रखना, जीवाश्म या फॉसिल्स, जीवाश्म की आयु ज्ञात करते हैं, जीवाश्म की आयु ज्ञात करते हैं। इस विधि से हम बात करें तो इस सभ्यता का जो समय है 2350 बीसी से 1750 बीसी के मध्य होता है। क्लियर है? अगर वो आपसे पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्बन डेटिंग विधि से समय क्या है, तो आप बताएंगे 2350 से 1750 बीसी। 1750 बीसी के बाद इंडस वैली का पतन आरंभ हो गया। अधिकतम भौतिकवाद के कारण यह सभ्यता सने सने धीरे धीरे अपनी पतन की ओर बढ़ती गई और इंडस वैली के बाद भारत में एक नई सभ्यता का जन्म होगा जिसे हम वैदिक एज कहेंगे। इतिहास उत्थान और पतन की कहानी है, विकास और पतन की कहानी है, अप एंड डाउन आते हैं। इंडस वैली दुनिया की व्यापार प्रधान और नगरी सभ्यता है, जबकि वैदिक एज ग्रामीण सभ्यता है और पशुपालन करते हैं, नगरी सभ्यता नहीं है। तो इसका जो कार्बन डेटिंग विधि से समय है वो ये वाला है, कौन सा बेटा, 2350 से 1750 बीसी तक का इसका समय है कार्बन डेटिंग विधि से। क्या ये बात समझ में आ रही है? हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा इंडस वैली के बारे में बताएंगे। यकीन मानिए इसको पढ़ने के बाद आपको इंडस वैली में पढ़ने के लिए शेष कुछ भी नहीं रह जाएगा, बस मन लगाए रहना। हालांकि आपकी एज में मन लगता नहीं है, बट फिर भी प्रयास अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। हमने इसका समय देख लिया, टाइमिंग देख लिया, कब से कब की है और किस एज की सभ्यता है। अब हम इस सभ्यता की विशेषताओं की बात करेंगे। इसके बाद इस समय भारतीय समाज किस तरह का था, इस समय धार्मिक मान्यताएं किस तरह की थी, इस समय के लोगों का आर्थिक जीवन किस तरह का था, और फिर इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। और एक खास बात और, इस सभ्यता में प्रमुख नगर कौन से थे। ये भारत की पहली नगरी सभ्यता है। ध्यान
के, हाँ, तो चलिए आगे बात कर रहे हैं। इस सभ्यता के जो प्रमुख शहर हैं उनके नाम क्या क्या हैं और उन शहरों से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई। और आपने पेपर सॉल्व किए होंगे तो देखा होगा कि बंदरगाह कहां मिला है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए। कब्रिस्तान कहां मिला है, फारस की मोहरें कहां मिली हैं, ऐसा कौन सा स्थान है जहां युगल समाधान, दो लोगों को एक साथ दफनाया गया, कहां प्राप्त हुआ है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो प्रमुख शहर और खुदाई में प्राप्त वस्तुएं। ओके, तो पहला शहर अपना था हड़प्पा, जिसके बारे में आपको पता है। हड़प्पा था, ये पाकिस्तान में है, आपको पता है। रावी नदी के किनारे है, 1921 में खोजा। कौन ने खोजा? माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। हड़प्पा, और ये पाकिस्तान में एक प्रांत पड़ता है पंजाब, और यहां जिला है मोंटगोमरी। बेटा कई बार इतना अंदर तक चले जाते हैं कि किस जिले में है पाकिस्तान में या किस प्रांत में है। तो इस जगह यहां पर कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना बेटा। जिसको कहां प्राप्त हुआ बेटा? कब्रिस्तान। तो आप बता पाएंगे कि हड़प्पा में प्राप्त हुआ है। और लेबर हाउस, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास भी यहां प्राप्त हुए हैं। तो प्रश्न क्लियर है। हड़प्पा की खोज 1921 में की, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स ने। ये पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में है, और जिला कौन सा पड़ता है? मोंटगोमरी। नदी कौन सी पड़ती है? रावी। और यहां क्राफ्ट प्राप्त हुआ है, तो यहां एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है और यहां लेबर हाउस प्राप्त हुए हैं। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज 1922 में हुई। आरडी बैनर्जी, राखल दास बनर्जी ने की। बेटा ये भी पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत है। जिला का नाम है लरकाना और नदी है सिंध। क्लियर है। मोहनजोदड़ो खुदाई 1922 में आरडी बनर्जी ने की, पाकिस्तान में है, सिंध नदी के किनारे है, लरकाना जिला है, सिंध प्रांत। बात समझ में आ रही है। अब मोहनजोदड़ो बड़ा महत्वपूर्ण शहर है। मोहनजोदड़ो में क्या क्या प्राप्त हुआ है इसकी हम बात करें तो बेटा पहली बात तो ये यहां खुदाई में 7 स्तर प्राप्त हुए हैं, इसको अवश्य याद रखें। इतना महत्वपूर्ण शहर था कि इसको 7 राउंड में सिक्योरिटी दी गई थी, एक के बाद एक 7 परकोटे थे इसमें। और यहीं पर कांस्य नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कांस्य नर्तकी, एक महिला है की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक डांसिंग रोल में एक महिला है जो ब्रॉन्ज की है, वो यहां प्राप्त हुई है। कांसे की नृत्य मूर्ति यहां प्राप्त हुई है। इसके अलावा फूड गोडाउन्स, अन्न भंडार गृह भी यहां प्राप्त हुआ है और श्रमिक आवास भी प्राप्त हुआ है। लेबर हाउस, आपको पता है कि आज की सभ्यता में भी हम फूड को स्टोरेज करते हैं, उस समय भी फूड को स्टोरेज किया जाता था, उस समय भी फूड को स्टोरेज करते थे। और एक योगी की मूर्ति भी यहां प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो को बेटा सिंध का बाग भी कहते हैं, सिंध का बाग और सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं। एक ऐसा प्लेस जो कभी हरा भरा था उसे नखलिस्तान कहा जाता है बच्चों। और एक खास बात कि इंडस वैली सभ्यता की जो 2 राजधानियां थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही थी, जिनसे शासन होता था इस समय के लोगों का। चलिए आगे हम बात करें तो ये 2 शहर हो गए। इसके बाद हम बात करें तो लोथल की बात करते हैं।
लोथल। लोथल बेटा गुजरात में है। भोगवा नदी के किनारे है और इंडस वैली के सबसे ज्यादा स्थल गुजरात प्रांत में ही प्राप्त हुए। ध्यान रखेंगे आप लोग, एक प्रश्न आता है कि इंडस वैली सभ्यता के सबसे ज्यादा प्लेस कहां मिले हैं, तो वो गुजरात में मिले हैं। तो गुजरात का जो फेमस प्लेस है वो लोथल है बेटा, और लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी किनारे है, और इसकी खोज जो है S.R. राव ने की थी। बेटा किसने की थी? S.R. राव ने की थी 1957 में। अब यहां क्या क्या प्राप्त हुआ है वो बड़ा महत्वपूर्ण है बेटा। हवन कुंड मिले हैं यहां पर, पहली चीज। चावल के साक्ष्य मिले हैं और बंदरगाह प्राप्त हुआ है। बच्चों आप बताएं कि भारत में अभी वर्तमान में बड़े बड़े कितने बंदरगाह हैं? एक सिंपल सा प्रश्न है कि भारत में सबसे भारत में बड़े बड़े कितने बंदरगाह हैं, उनकी संख्या बताना है, और इसमें सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है ये बताना है। आगे हम बात करते हैं तो यहां बंदरगाह भी प्राप्त हुआ, और फारस की मोहरें, युगल समाधान, यानी कि दो लोगों को एक साथ दफनाना, यह भी इसी जगह प्राप्त होता है जिसे हम बोलते हैं लोथल। हवन कुंड, चावल के साक्ष्य, बंदरगाह, फारस की मोहरें और युगल समाधान ये कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आप बताएंगे लोथल में। और लोथल की जो खोज है S.R. राव ने की थी 1957 में, और ये गुजरात में है, और इंडस वैली के सबसे ज्यादा प्लेस गुजरात राज्य में ही प्राप्त हुए हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं, चौथा प्लेस है चहुदड़ों। इसमें एक प्रश्न कई बार आया है, चहुदड़ों वर्तमान में पाकिस्तान में है, और ये पूछते हैं कि भारत में इंडस वैली में मनके बनाने का कारखाना कहां मिला था। तो ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, ये मानिए कई बार आपसे पूछा गया है, तो अवश्य याद रखें कि मनके बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ है और ये कहां पर है। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है बेटा? और अगला प्रश्न है, अगला जो जगह है इंडस वैली की वो है सूरकोटदा। बेटा ये गुजरात में है, और ध्यान रखना इससे एक प्रश्न आता है जो बड़ा कॉपीराइट है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है कि इंडस वैली में सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां प्राप्त हुए हैं। तो बस यही आंसर है इसका कि घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। घोड़े के हॉर्स के जो एविडेंस हैं वो यहीं प्राप्त हुए हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इंडस वैली के लोग हॉर्स का प्रयोग नहीं करते थे, ऐसा माना जाता है। भारत में पहली बार जो हॉर्स का प्रयोग है आर्यों ने किया। जो वैदिक एज में आएंगे मध्य एशिया से, एशिया माइनर से, वो भारत में पहली बार घोड़े लेके आएंगे, ऐसा ऐतिहासिक एविडेंस है। ऐतिहासिक इतिहास में हम उन्हीं घटनाओं को मानते हैं सत्य जो प्रामाणिक हैं। आप बात समझ रहे हैं? इसलिए माना जाता है कि भारत में पहली बार वैदिक एज में आर्य लोग घोड़ा लेके आए थे। इससे पहले भारत में घोड़े का प्रयोग नहीं होता था, लोहे का प्रयोग नहीं होता था। लोहे का प्रयोग इंडस लेटर वैदिक पीरियड में होगा, उत्तर वैदिक काल में। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। ये बात हो गई। अब हम ये प्रमुख शहर होगा इंडस वैली के। आगे बात करें कि इंडस वैली के निर्माता कौन थे, यानी कि इस सभ्यता को किसने मेकिंग किया। तो ध्यान रखना भूमध्य सागरीय नस्ल के आधार पर इस सभ्यता के जो निर्माता हैं वो द्रविड़ हैं।
ऐसा माना जाता है कि द्रविड़ भारत के मूल निवासी हैं, जैसे राहुल द्रविड़। जब भारत पर आर्यों का आक्रमण हुआ, जब भारत पर आर्यों का आक्रमण हुआ, और बेटा कहां से आए थे? मध्य एशिया से। तो ये द्रविड़ नॉर्थ से साउथ में आ गए, और आज भी साउथ में द्रविड़ लोग रहते हैं। भारत को दो पार्ट में डिवाइड किया है, नॉर्थ इंडिया आर्य और साउथ पार्ट द्रविड़। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो मुख्य या यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो द्रविड़ हैं, और द्रविड़ ही इस सभ्यता के निर्माता थे। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इस सभ्यता का आकार कैसा था? तो ये तो पता ही है कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इस सभ्यता का क्षेत्रफल है। कितना बेटा? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इस सभ्यता का एक एरिया था। तो कितनी बड़ी सभ्यता रही होगी? इस सभ्यता का जो आकार है वो उत्तर में आपने नाम सुना होगा मांडा, जम्मू में पड़ता है मांडा। तो नॉर्थ में जो है मांडा है। जो नॉर्थ की सीमा है हमारी इंडस वैली की, वो कहां है? मांडा है। आगे चलें और वेस्ट में हम जाएं तो यहां पर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का जो मकरान तट है यहां तक फैली हुई है, ये पाकिस्तान में। और हम साउथ में आए, साउथ में बात करें तो नर्मदा का किनारा, नर्मदा के तट तक है। आपको पता होगा दैमाबाद, दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, इस सभ्यता का लास्ट या साउथ पॉइंट है। और हम पूर्व में जाएं तो ये मेरठ तक फैली हुई थी। तो चतुर्भुज प्रकार का इसका जो आकार है, और कुल एरिया कितना है? 12,99,000। क्या ये बात आपकी समझ में बच्चों आ रही है? जल्दी से बताइए बेटा। चलिए, तो इसका आकार हो गया। इस सभ्यता के निर्माता कौन थे? ये हो गया। आगे हम बढ़े तो इस सभ्यता में सामाजिक स्थिति कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, इसकी हम बात करते हैं। तो इंडस वैली की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में हम बात करें तो बेटा इस समय भारत में कास्टिज्म, जाति या वर्ण व्यवस्था नहीं है, पहली बात। तो जो कार्य का विभाजन है वो कार्य कुशलता के आधार पर है, कार्य कुशलता के आधार पर है। यहां जाति नहीं है। जो आदमी जो कार्य करता है, तो याद रखना इंडस वैली और प्री वैदिक एज तक भारत में जाति प्रथा नहीं थी। लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा शुरुआत हुई थी, लेकिन तब भी जातियां ट्रांसफरेबल थी। आज कास्टिज्म बाय बर्थ हो गया है। पहले जो कास्टिज्म था कार्य के आधार पर था। इसमें 4 वर्ग थे, जैसे पुरोहित हैं, जादूगर हैं, व्यापारी हैं, श्रमिक हैं। जो जिस कार्य को करता था वही उसका वर्ण या जाति होती थी, जन्म के आधार पर नहीं था, कार्य कुशलता के आधार पर थी। तो पहली बार समाज किस तरह का था? तो आपने पढ़ा जाति प्रथा नहीं थी। आगे चलें, समाज की सबसे जो छोटी इकाई थी वो परिवार थी। ध्यान रखना बेटा, आज भी परिवार है। बहुत सारे परिवार मिलकर गांव बनाते हैं, गांव से तहसील विकास खंड बनता है, बहुत सारे विकास खंड जिले को बनाते हैं, और बहुत सारे जिले मिलकर संभाग को बनाते हैं, और बहुत सारे संभाग मिलकर राज्य को बनाते हैं, और बहुत सारे राज्य मिलकर देश कंट्री को बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर पूछता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, और अगर वो पूछता है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो आप गांव बताएंगे। ठीक है ना बच्चों? प्रशासन की छोटी इकाई गांव और समाज की छोटी इकाई
परिवार। ओके, परिवार बेटा कैसे थे? परिवार मात्र प्रधान थे। ये बड़ी मैजिक चीज थी भारत में कि भारत में मात्र प्रधान परिवार थे। पूरे भारतीय इतिहास को हम पढ़ें तो केवल दो समय ऐसे हैं जब सोसाइटी हमारी, परिवार हमारे मात्र प्रधान थे। एक सातवाहन समय और दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता। सातवाहन के समय में भी आप देखें तो मां का नाम पहले लगता था, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। बात समझ में आ रही है? यानी कि दो ही समय थे। आज समाज पितृ प्रधान है, लेकिन इस समय समाज कैसा था बेटा? मात्र प्रधान समाज था। तो दो ही समय ऐसे रहे जब परिवार या समाज कैसा था बेटा? मात्र प्रधान। इंडस वैली और कौन सा? सातवाहन एज। अवश्य याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय जो खान पान था वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का होता था। आगे हम बात करें आर्थिक जीवन कैसा था इनका। आर्थिक जीवन बेटा इनका उच्च कोटि का था। ये लोग मेसोपोटामिया और सुमेरिया, यानी कि ये सभ्यता बेटा कैसी थी? व्यापार प्रधान सभ्यता थी। व्यापार प्रधान थी। मेसोपोटामिया और सुमेरिया। अगर आपको पता हो तो जल्दी से बताएं कि मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं जल्दी से कि मेसोपोटामिया को लोग किस नाम से जानते थे। अगर आपको पता हो तो जल्दी से बेटा कमेंट करके बताइए। ओके, तो आर्थिक बेटा उच्च कोटि का था, व्यापार प्रधान सभ्यता थी। ये मेसोपोटामिया और सुमेरिया से व्यापार करते थे। और इसी मेसोपोटामिया साहित्य में इंडस वैली के लिए एक शब्द यूज हुआ है जिसे हम बोलते थे मेलुआ। तो ध्यान रखें कि मेलुआ शब्द कहते थे। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मेलुआ या इंडस वैली के लिए इस सभ्यता में किस नाम का यूज हुआ है, तो आप बताएंगे मेलुआ शब्द का यूज हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। इस समय लोग कपास, गेहूं, जो यव बोलते थे, इन फसलों को पैदा करते थे सिंधु घाटी के लोग। तो आर्थिक जीवन बेटा कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, ये आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, ये भी हम चर्चा करें। इस सभ्यता के लोगों का जो धार्मिक जीवन है वो कैसा था, तो ध्यान से सुने बेटा। ये लोग मूर्ति पूजक हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन इस सभ्यता में मंदिर कहीं नहीं मिले हैं। बड़ी बेहतरीन चीज कि मूर्ति पूजा तो करते थे बट मंदिर इस सभ्यता में कहीं प्राप्त नहीं हुए हैं। ये लोग प्रकृति में बेटा वृक्ष पूजा, और वृक्ष में बेटा काय की? पीपल की पूजा करते थे, बबूल की पूजा करते थे। ये शिव की पूजा करते हैं, पशुपति शिव की पूजा करते हैं। पशुपति शिव की पूजा करते हैं। मात्र देवी, मदर गॉडेस, मात्र देवी की पूजा करते हैं। धरना सबसे ज्यादा मूर्तियां भी महिलाओं की मिली हैं। भारत ही वो दुनिया का एकमात्र देश है, इस ब्रह्मांड में भारत ही एक ऐसा देश है जहां महिलाओं की पूजा होती है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो यहां पर मात्र देवी की पूजा होती है, नेचर वर्शिप होता है, और भगवान शिव की पूजा होती है इस समय। लेकिन ये अंधविश्वासी प्रकृति के भी थे। कौन बेटा? इंडस वैली के लोग। आगे चलते हैं बच्चों। यहां तक कोई समझ में नहीं आया हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम है बेटा? जल्दी से बेटा बताइए, कोई भी आप लोगों को दिक्कत आ रही हो। चलिए आगे हम बात करें तो इस समय प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा कैसी थी? जनतंत्रात्मक। जनतंत्रात्मक थी, जिस पर व्यापारियों और क्या धार्मिक लोगों का
प्रभाव था, जिस पर व्यापारियों और धार्मिक लोगों का प्रभाव था। इसकी दो राजधानियां थी। जो राजधानियां हैं वो दो है, कौन सी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यहां से इस सभ्यता का जो प्रशासन होता था, ओके, और जो प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, इस पर आधारित थी। विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित थी। आपको पता होगा कि 73 अमेंडमेंट 1992-1993, 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में हम भारत में पंचायती राज को संवैधानिक रूप से लागू कर पाए। और हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता में भी विकेंद्रीकरण था। सोचिए आप, विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में बड़ा डिफरेंस है। प्रत्यायोजन में अंतिम सत्ता का ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन विकेंद्रीकरण में अंतिम सत्ता भी ट्रांसफर हो जाती है। तो कई बार आपसे पूछते हैं पॉलिटिकल साइंस में कि पंचायती राज किसका उदाहरण है, प्रत्यायोजन का या विकेंद्रीकरण का? तो आप बताएंगे विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब इसका लास्ट पार्ट बचा है कि पतन कैसे हुआ। आपको पता है कि उत्थान और पतन प्रकृति का नियम है। जो समय का सदुपयोग कर लेता है वो विकास कर जाता है, वो जो समय का प्रयोग नहीं करता अच्छी तरह से, उसका विनाश निश्चित है। तो यह सभ्यता भी भौतिकवाद के आकंठ में इतनी डूब गई थी कि अकर्मण्य हो गए थे, और इस सभ्यता का धीरे धीरे पतन आरंभ हो गया। हालांकि सर्वमान्य जो तथ्य है वो है बाढ़। इस सभ्यता के पतन का जो प्रमुख कारण माना जाता है वो बाढ़ माना जाता है। ऐसा मैक्स मूलर भी कहता है, रेले भी कहता है। लेकिन और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे हम बात करें विदेशी आक्रमण की हम बात करें तो ऐसा राव कहते हैं कि विदेशियों का जो आक्रमण था वो उसके कारण यह सभ्यता का पतन हो गया। तो ऐसा राव क्या बेटा कहते हैं कि, और जो मार्शल हैं और मैके हैं ये कहते हैं कि सभ्यता का जो कारण था वो बाढ़ था। तो दो रीजन आपने ये सुने, एक तो जो सब लोग मानते हैं वो कौन सा है? बाढ़ का रीजन है, और दूसरा कहते हैं विदेशी आक्रमण, और एक और है चाइल्ड ऑफ व्हीलर। वो कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन। चाइल्ड और व्हीलर, ये दो जो हिस्टोरियन हैं वो कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन इस सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण रहा। तो ध्यान रखें, इस सभ्यता का जो सर्वकालिक कारण है वो है बाढ़। क्योंकि यह सिद्ध इसलिए भी होता है कि प्राचीन काल में जितने भी शहर बनाए गए वो नदियों के किनारे बनाए गए। मोहनजोदड़ो की खुदाई से सिद्ध भी होता है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 7 परकोटे बनाए गए थे। जैसे आज हम शहर जहां बसते हैं वो राष्ट्रीय राजमार्गों पर बसते हैं, नेशनल हाईवे पर बनते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन साधन मिल जाता है। और उस समय जो साधन था ट्रांसपोर्ट का वो नदियां होती थी। आप भारत से लेकर पूरी दुनिया में जिस भी बड़े शहर और प्राचीन शहर का नाम लेंगे वो किसी नदी के किनारे मिलेगा। जैसे हम बात करें दिल्ली की, जो राजधानी है भारत की, यमुना किनारे बसा हुआ है। मुगलों की राजधानी आगरा यमुना किनारे बसा हुआ है। लखनऊ की बात करें या हम कलकत्ता की बात करें या हम इंडिया से बाहर चले जाएं, हम बात करें न्यूयॉर्क की, तो वो बसा है हडसन नदी किनारे।
पेरिस बसा है सी नदी किनारे, लंदन बसा है, तो सारे शहर नदियों किनारे बसे थे। इसलिए यह तथ्य ज्यादा प्रमाणिक होता है जो मार्शल मैके और मैक्स मुलर ने कहा कि बाढ़ इस सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था। तो बच्चों ये थी आज की इंडस वैली। यकीन मानना अगर आपने इसको सुन लिया और मन लगा के देख लिया तो कोई भी प्रश्न इस सभ्यता से बाहर नहीं जाएगा। परीक्षा आप चुन लो, ज्ञान हमारा ले लो। परीक्षा आप चुन लो और ये बोर्ड स्क्रीन हमारी आप देख लो। कोई प्रश्न आपका परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। इसके लिए आप जो कहें हम वो कर सकते हैं। और बेटा प्रयास करो, सफलता मिलेगी। नर हो न निराश करो मन को, किस गौरव के तुम योग्य नहीं। अभी से एक परीक्षा में फेल हो गए, हार मान ली, डिप्रेशन में आ गए। आजकल देखने में आ रहा है कि 2 महीने में लोग चाहते हैं परीक्षा मिल जाए। बेटा सपना बड़ा देखोगे तो संघर्ष भी बड़ा होगा। रिक्शे वाले को लोग रिक्शा वाला कह देते हैं। कभी आपने देखा है हवाई जहाज के चलाने वाले को क्या बोलते हैं? कैप्टन कहते हैं। तो बेटा सपना बड़ा है तो संघर्ष से मत टेंशन लो, संघर्ष तो करना पड़ेगा आपको। और जितना संघर्ष करोगे उतना ही लाइफ में निखार आएगा। तो बेटा हमारा तो यही उद्देश्य है कि आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल जाए, बेहतरीन पोस्ट मिल जाए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी लेस मात्र भी ज्ञान प्राप्त होता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर करें, और ऐसे लोग जिनको जरूरत है ऐसे ज्ञान की, बिना कोई तड़क भड़क के, सामान्य सिंपल रूप से, तो उनको जरूर पहुंचाएं। फिर मिलते हैं कल। एक शानदार चैप्टर होगा वैदिक एज का और इसके एमसीक्यू लगाएंगे। ये चैप्टर पूरा हो गया, इसको आप 2 बार 3 बार 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 पढ़ें और कल इसके हम एमसीक्यू लगाएंगे। और फिर वैदिक एज, एक चैप्टर एमसीक्यू, फिर नेक्स्ट चैप्टर, फिर एमसीक्यू, टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे, क्योंकि बेटा क्रमबद्ध ज्ञान ही तो बेटा विज्ञान होता है। तो चलिए बेटा मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।